अरे कहाँ हो सब लोग? चलो जल्दी जल्दी उठ जाओ। अरे क्या हो गया? क्या सुबह सुबह ऐसे चिल्ला रहे हो? आंखें खोलो तो पता चले। देखो तो सही कितना अच्छा मौसम हो रहा है। हल्की हल्की बारिश, ठंडी हवा, वाह वाह वाह। इस मौसम में प्रकृति का सौंदर्य देखने बनता है। क्या आप भी सुबह सुबह प्रकृति के सौंदर्य पर निबंध लिखने बैठ गए हो? अब सो जाओ शांति से। तुम सोती रहो, मैं जाकर सार्थक और राजन को उठाऊंगा। भगवान, क्या करने जा रहे हो? हफ्ते में एक दिन उन लोगों की छुट्टी होती है, आज तो चैन से सोने दो उन्हें। गीतांजलि और तेजस्वी की बातें तेज होने लगी और उनकी इन बातों से उनके बेटे सार्थक और राजन जाग गए। और जब वो दोनों जागे तो उन दोनों की पत्नियां गौरी और नैना भी उठ गई। क्या हुआ पापा, क्यों सुबह सुबह लड़ रहे हो? अरे बेटा तू उठ गया? सिर्फ मैं नहीं, हम चारों उठ गए। और जब आप दोनों सुबह सुबह इस तरह चीखोगे तो उठ ही जाएंगे ना। देखो मैंने मना किया था ना, लेकिन आप माने नहीं। आपके चक्कर में बेचारों की नींद खराब हो गई। अरे पर लड़ क्यों रहे हो? कुछ नहीं, तुम्हारे पापा जी का मन हो रहा है कि सुबह सुबह सब उठ जाए और मॉर्निंग वॉक पर निकल जाए। पापा जी, आर यू सीरियस? यस। हाँ तो चलते हैं ना, मजा आएगा। अरे पागल हो गई हो क्या? हाँ मजा आएगा, मौसम तो देखो कितना अच्छा है। हे भगवान, जैसा ससुर वैसी बहू में हद हो गई। मैं नहीं जा रहा कहीं टहलने वाले, मुझे सोने दो। हाँ जिसको जाना है जाए, मैं तो सोने जा रहा हूँ। ये कहकर सार्थक और राजन तो सोने चले गए। गीतांजलि ने भी तेजस्वी का साथ छोड़ दिया, लेकिन गौरी और नैना दोनों अपने ससुर के साथ टहलने निकल गई। वाह क्या मौसम है सच्ची। चलो अब वापस चलते हैं, वरना बारिश तेज हो जाएगी। सुबह की सैर से लौटते ही तेजस्वी, गौरी और नैना ने घर का दरवाजा खोला। दरवाजे पर ही गीतांजलि गुस्से से हाथ कमर पर रखे खड़ी थी, जैसे अभी किसी पर बरसने वाली हो। कहाँ थे आप लोग? घड़ी देखिए, अभी तक नाश्ता नहीं बना, सबकी भूख से हालत खराब है। मम्मी जी अभी बनाती हूँ। हाँ माँ जी, अभी रसोई में चलते हैं। दोनों बहुएं तुरंत ही रसोई की ओर भाग गई। सार्थक और राजन ने मम्मी को देखा और समझ गए कि अब तो क्लास लगने वाली है। मम्मी ये बताइए, हमें बबली मौसी के घर क्यों जाना है? हाँ मम्मी, छुट्टी का दिन है, आराम करने दीजिए ना। बबली मौसी ने बुलाया है और जब वो बुलाती है तो जाना ही पड़ता है। अरे लेकिन। चुप, ज्यादा बहस मत करो। इतने में रसोई से रोटियों की खुशबू आने लगी। गौरी और नैना प्लेट लेकर आई। चलिए नाश्ता कर लीजिए सब लोग। वैसे पापा जी, आप ही की वजह से सुबह हमारी मॉर्निंग वॉक हो गई। हाँ, और अब तुम्हारी मम्मी की वजह से मौसी के घर भी जाना होगा। राजन चुपचाप बैठा था, लेकिन उसकी आंखों में साफ झलक रहा था कि जाने का मन नहीं है। क्यों देवर जी, मौसी से डर लगता है क्या? तुम्हें पता नहीं है वो कैसी है, मिलोगी तो खुद समझ जाओगी। नाश्ते के बाद सब लोग तैयार होकर बबली मौसी के घर पहुंचे। दरवाजा खुला तो बबली अपने पूरे ठाठ बाट में लाल साड़ी, गले में बड़ी माला और होठों पर चमचमाती लिपस्टिक लगाए खड़ी थी। अरे आ गए सब लोग, आइए आइए, देखो तो मेरा पूरा कुनबा आ गया। घर में बैठते ही चाय पानी का सिलसिला शुरू हो गया। तभी मोहल्ले का एक आदमी अंदर आया। बबली जी, सब्जी वाला आ गया है। अरे ओ प्यारे, जरा मेरे लिए सब्जी तो ले आना, देख नहीं रहे मैं मेहमानों में व्यस्त हूँ। बबली का अंदाज इतना फिल्मी था कि सब हैरान रह गए। तेजस्वी ने भौहें उठाकर गीतांजलि की तरफ देखा। अरे बबली, तुमने तो पूरे मोहल्ले को अपने काम पर लगा रखा है। मेरा तो कोई पानी का ग्लास भी नहीं भरता। अरे जीजा जी, करना पड़ता है, वरना जिंदगी कैसे चलेगी। थोड़ी देर बाद बबली फिर शुरू हो गई। वैसे बहन, मैं सोच रही हूँ जल्दी ही तुम्हारे घर आऊंगी और 2-4 दिन रुकूंगी भी। रुकेंगी? मौसी जी, अगर आप यहाँ रुकेंगी तो मौसा जी गुस्सा नहीं करेंगे? अरे मैं यहाँ आ जाऊंगी तो मौसा जी तो फूल कर कुप्पा हो जाएंगे। ये सुनकर गौरी और नैना हंस दिए, मगर सार्थक और राजन का चेहरा उतर गया। लगता है सच में डरते हैं मौसी जी से। हाँ, मुझे तो लग रहा है कोई सीक्रेट है। नाश्ता करके सब लोग अपने घर लौटे। रास्ते में गीतांजलि बार बार बबली की तारीफ करती जा रही थी। देखो ना मेरी बहन कितनी हंसमुख है, कितनी खुश मिजाज। मम्मी आपको पता है ना वो कैसी है, फिर भी आपने उन्हें बुला लिया। चुप रहो, मेरी बहन है वो, जैसी भी है उसे पूरा हक है इस घर में आने का। पर मम्मी। बस अपनी माँ की बहन के बारे में कुछ मत कहना, वरना ये घर कुरुक्षेत्र बन जाएगा। सबको लगा मौसी तो बस कह रही थी कि आएगी कुछ दिन बाद,
लेकिन अगले ही दिन बबली नाम का चक्रवात आ धमका। मौसी जी आप? हाँ बेटा मैं आ गई, कल ही तो कहा था। देखो जो वादा किया मैंने निभा भी दिया है। घर के सारे लोग एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। किसी को उम्मीद नहीं थी कि बबली सच में अगले ही दिन टपक पड़ेगी। चलो अब मस्ती शुरू। इतना कहते ही बबली ने अपने नखरे, मजाक और चुटकुले शुरू कर दिए। उनकी एंट्री ने घर को हिलाकर रख दिया। बबली घर में आते ही रसोई, बैठक और आंगन हर जगह घूम घूम कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने लगी। उनकी बातें और नखरे सुनकर गौरी और नैना को मजा आने लगा। दोनों सोचने लगी कि आखिर उनके पति बबली मौसी के नाम से इतना घबराते क्यों है। बहुरी ये चूड़ी कहाँ से ली? देख तो मैं रही हूँ पर चमक ऐसी है जैसे सोने की हो। अरे मौसी जी ये तो बस सस्ती सी है। सस्ती? अरे अगर ये सस्ती है तो मेरी सारी जवानी मुफ्त चली गई। मौसी जी आप ना बड़ी मजाक करती हैं। मजाक? अरे बिटिया मेरी जिंदगी ही मजाक है। मौसा जी सुबह से लेकर शाम तक टोकते रहते हैं, बबली ये मत करो, बबली वो मत करो, लेकिन यहाँ आकर मैं रानी हूँ जी, कोई रोक टोक नहीं। गौरी और नैना खिलखिलाकर हंस पड़ी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि पति क्यों बबली मौसी से ऐसे घबराते हैं। लेकिन असली सच धीरे धीरे सामने आने वाला था। चलो खाने का समय हो गया, कुछ साधारण सा बना लो, दाल चावल सही रहेंगे। साधारण? मेरी बहन आई है घर पर और तुम दाल चावल की बात कर रहे हो? आज तो हाई फाई खाना बनेगा। तेजस्वी और गीतांजलि में बहस छिड़ गई। बबली को भांपते देर न लगी कि अगर तेजस्वी की चली तो सिर्फ दाल चावल मिलेगा। उसने तुरंत नया खेल खेला। अरे 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 आप लोग मेरी वजह से लड़ क्यों रहे हो? दीदी मान जाइए ना, वैसे भी ना औरत को हमेशा झुक कर रहना चाहिए। आप भी झुक जाइए, आप कमजोर हैं। ऊपर से ये बात बबली अपनी बहन का समर्थन करते हुए कह रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसे वो भड़का रही थी। क्या मैं कमजोर? सुनो तेजस्वी जी, ये 21वीं सदी है, औरत की आवाज दबाना आसान नहीं है। अब इस घर में वही बनेगा जो मैं चाहती हूँ। मेरी बहन आई है तो उसके लिए मैं 56 भोग बनवाऊंगी। अरे 56 भोग? क्या राजभोग का आयोजन कर रही हो? हाँ, और अगर तुम्हें दिक्कत है तो मत खाओ। इतना कहकर गीतांजलि गुस्से से रसोई में चली गई और गौरी नैना को आदेश दिया। सुनो बहुओं, आज कुछ बढ़िया बढ़िया बनाओ, सब्जी, पनीर, मिठाई सब चाहिए। जी मम्मी जी, जी मम्मी जी। बबली ये सब देखती रही और मन ही मन मुस्कुराई। फिर वो धीरे से तेजस्वी के पास पहुंची। जीजा जी, दीदी ना थोड़ी तेज है, अब बुरा मत मानना, चलिए माफ कर दीजिए उन्हें। तेजस्वी बबली की इस मीठी बात से नरम पड़ गए। उधर गीतांजलि को लगा कि उसकी बहन पूरी तरह उसके साथ है। बबली दोनों की नजर में अच्छी बन गई और ऊपर से उसे अपनी पसंद का खाना भी मिल गया। हालांकि 56 भोग तो नहीं बने, लेकिन तरह तरह की डिशेज जरूर तैयार हुई। सबने पेट भरकर खाना खाया और थोड़ी देर बाद शाम हो गई। लड़कियों चलो बाहर घूम कर आते हैं, कितना अच्छा मौसम है। मौसी जी घर का बहुत काम है। हाँ अगर चले गए तो काम अधूरा रह जाएगा और फिर मम्मी जी डांटेंगी। अच्छा तो तुम लोग काम करो, मैं तो सोच रही थी थोड़ा बाजार घुमाओ। बबली को तो घूमने जाना ही था, उससे तुरुप का पत्ता फेंका। जरा सुनो तो बहू, तुम दोनों इस घर की बहू हो या नौकरानी? मौसी जी ये कैसी बात कर रही हैं आप? हम समझे नहीं। देखो बेटियों, घर के काम बांट कर करने चाहिए और बहुओं को तो भी तो अपनी आजादी मिलनी चाहिए। जब चाहो जहाँ चाहो जाओ, लेकिन तुम दोनों तो दिन भर यहाँ बस बर्तन मांजती रहो, बर्तन मांजती रहो। मजा आता है क्या नौकर बनने में? गौरी और नैना के दिमाग में अब ये बात घर कर गई। सही कह रही है मौसी जी, हम भी तो इंसान हैं। बिल्कुल, हम बहुएं हैं, नौकरानियां नहीं। दोनों ने बर्तन छोड़ दिए और झटपट तैयार होने लगी। बबली तो खुशी से झूम उठी। जैसे ही गौरी और नैना बाहर निकली, उनके पति चौंक गए। ये क्या हो रहा है? कहाँ जा रही हो तुम लोग? अरे अभी तो काम का समय है। हमें कहीं जाना है और तुम हमें रोक नहीं सकते। हाँ हमारा मन है घूमने का तो हम जरूर जाएंगे। अरे हम रोक नहीं रहे, बस पूछ रहे हैं। पूछ भी क्यों रहे हो? क्या हम तुम्हारी कैद में हैं? हम इस घर की बहुएं हैं, नौकरानियां नहीं।
पतियों के चेहरे उतर गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था उनकी सीधी सादी पत्नियां अचानक इस तरह क्यों बोल रही है। आखिरकार दोनों बहुएं गुस्से से तमतमाते हुए बबली मौसी के साथ घर से बाहर निकल गई। बबली की आंखों में शरारती चमक थी। उसका खेल जो सफल हो गया था। वाह बबली, तू तो आज सच में सुपर वुमन निकली। गौरी और नैना को बबली मौसी संग जाते देख राजन और सार्थक हैरान रह गए। ये अचानक इन्हें क्या हो गया? इतनी तेज आवाज, इतना गुस्सा। हमारी शांत बहुएं तो कभी इस तरह नहीं बोली। भैया समझिए, बबली मौसी ने अपना काम शुरू कर दिया है। कौन सा काम? वही उनका पुराना काम, लोगों को आपस में लड़वाना, फिर मौज लेना। सार्थक ने माथा पीट लिया। उसे साफ समझ में आ गया था कि अब घर की शांति को ग्रहण लगने वाला है। अगले दिन सुबह बबली मौसी आंगन में आराम से बैठी थी। अरे कोई चाय वाय बना दो, सुबह का मूड तो चाय से ही बनता है। गौरी बेटा चाय तो बना दो। मौसी जी मैं अभी थोड़ा काम कर रही हूँ, आप नैना से कह दीजिए ना। बबली मुस्कुराई। उसने तुरंत नैना को आवाज दी। नैना बिटिया चाय तो बना दो। मौसी जी मैं अभी जरा व्यस्त हूँ, बाद में बना दूंगी। बबली ने आंखें तरेरी, फिर धीरे से बड़बड़ाई। सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा, अब तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। अच्छा बेटा कोई बात नहीं, मैं तो गौरी से ही बनवा लूंगी। वैसे भी वो बता रही थी तुम्हारी चाय उतनी अच्छी नहीं होती। नैना के चेहरे पर हैरानी और गुस्से की लकीरें उभर आई। वो कुछ पूछ ही रही थी कि बबली तुरंत उठ खड़ी हुई और सीधे गौरी के पास जा पहुंची। बेटा गौरी, अच्छा किया तुमने नैना से चाय बनवाने को कह दिया। वो कह रही थी तुम्हारी चाय में दम ही नहीं। गौरी का चेहरा लाल हो गया। क्या? नैना ने ऐसा कहा? अब देखिए मौसी जी, मैं अभी आपको चाय बनाकर दिखाती हूँ। गौरी गुस्से में किचन पहुंची, लेकिन वहां तो नैना पहले से चाय चढ़ा चुकी थी। तुम क्यों बना रही हो चाय? मौसी को मैं पिलाऊंगी। तुम क्या सोचती हो मैं अच्छी चाय नहीं बना सकती? और आपको क्या लगता है मैं खराब बनाती हूँ? दोनों बहुओं में बहस छिड़ गई और बात बढ़ते बढ़ते चुनौती तक जा पहुंची। ठीक है, हम दोनों चाय बनाएंगे। मौसी जी चखेंगी और वही फैसला करेंगी कि कौन बेहतर है। ठीक है, मंजूर है। रसोई में मानो युद्ध का ऐलान हो गया। दोनों बहुएं पूरी शिद्दत से चाय बनाने लगी। एक इलायची डाल रही थी तो दूसरी अदरक का जोर बढ़ा रही थी। थोड़ी देर बाद दोनों ने बबली मौसी को कप पकड़ाया। मौसी जी ये मेरी चाय है। और ये मेरी। बबली ने दोनों कप उठाए, बड़े ठाठ से चुस्की ली। हाँ क्या कहूँ, दोनों चाय तो जैसे अमृत है। मुझे तो दोनों बिल्कुल एक जैसी लग रही है। गौरी और नैना ने एक दूसरे को देखा। दोनों को धीरे धीरे समझ में आने लगा कि वे सारा काम छोड़कर बबली मौसी की चाल में फंस गई। तभी दरवाजे पर आवाज आई। धोबी आ गया था। सब अपने अपने कपड़े निकाल कर देने लगे। भैया जी दाम थोड़ा बढ़ा दिया है, सब महंगाई का असर है। घर वाले उससे बहस करने लगे। तभी बबली मौसी कूद पड़ी। अरे धोबी भैया, मैं तो यहाँ की मेहमान हूँ, मेहमानों के लिए तो डिस्काउंट होना चाहिए कि नहीं? चलो मेरे कपड़ों का रेट बताओ। जी वो, अरे पहली बार में तो फ्री ट्रायल होता है ना। लो मेरी 2 जोड़ियां ले जाओ, अगर अच्छी धुले तो सारे मोहल्ले का काम तुम्हें दिलवाऊंगी। हाँ, इतना काम मिलेगा कि अमीर बन जाओगे। धोबी मान गया और बबली अपने कपड़े मुफ्त धुलवाने में सफल हो गई। बाकी सब लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। इधर तेजस्वी को कुछ गड़बड़ लग रही थी। मैंने गौर किया है कि दोनों बहुएं अब आपस में ठीक से बात नहीं कर रही। हमारे घर में तो कभी झगड़ा हुआ ही नहीं। पहले तुम और मैं भिड़े, फिर बहुएं भी। आखिर ये सब हो क्या रहा है? ये सब बबली मौसी की वजह से है। मैं तो पहले से कह रहा था इन्हें मत बुलाओ। ये जहां जाती है वहां फूट डालती है। अरे लेकिन वो मेरी बहन है। बहन है लेकिन घर की शांति बर्बाद करिए माँ। गीतांजलि चुप रह गई। उसे भी लग रहा था कि बात में सच्चाई तो है। तभी अचानक बबली वहां आ गई। अरे अरे, ये कैसी खुसुर पुसुर हो रही है? कहीं मेरी ही शिकायत तो नहीं हो रही? अरे नहीं नहीं बहन, आओ आओ। अच्छा दीदी, आप जरा आइए, मुझे ना जीजा जी से कुछ खास बात करनी है। क्यों? मुझसे क्यों नहीं कह सकती? नहीं ना, ये हमारी प्राइवेट बात है, आप बस पूछिए मत। गीतांजलि हैरान रह गई, लेकिन बबली मौसी ने एकदम फिल्मी स्टाइल में हाथ फैलाकर कहा, प्लीज दीदी, इस बार तो मेरा राज मुझ तक रहने दो। बबली मौसी तेजस्वी को एक और ले गई और कॉन्स्पिरेंसी वाले टोन में बोली, जीजा जी, आप बैंक में काम करते हो ना? मुझे ना एक लोन चाहिए लेकिन मिल नहीं रहा, आप मेरी मदद कर दीजिए। प्लीज मना मत करिएगा, बदले में मैं आपको जिंदगी भर आपकी पसंद की कचौरी बनाकर खिलाती रहूंगी। हाँ पक्का, प्रॉमिस।
तेजस्वी इतना जोर से हंसा कि बबली की आंखें गोल हो गई। अरे तुमसे किसने कह दिया कि मैं बैंक में काम करता हूँ? तो गीतांजलि तो हमेशा यही कहती थी कि आप बैंक में काम करते हो। हाँ, लेकिन पूरा सुना नहीं तुमने। मैं ब्लड बैंक में काम करता हूँ। बबली की आंखें पहले चौड़ी हुई, फिर अचानक ठहाका मारकर हंस पड़ी। अरे वाह, मैं भी ना एक नंबर की पगली हूँ। चलो छोड़ो, लेकिन दीदी को ये मत बताना, हाँ? नहीं तो वो मेरा मजाक बना बनाकर मोहल्ले में ढोल बजा देगी। बबली मौसी ने मन ही मन ठान लिया कि अब वो सुबह ही यहाँ से निकल जाएंगी, लेकिन किस्मत को शायद और ड्रामा चाहिए था। जैसे ही बबली ने बैग उठाया, गीतांजलि की पड़ोसन पिंकी घर में दाखिल हो गई। गीतांजलि उससे गपशप में लगी और बबली कान खड़े करके सुनने लगी। हाँ, मेरे पति बैंक में काम करते हैं। बस बबली की आंखों में चमक आ गई। हमारी किस्मत, बैंक वाला घर यहीं पास में। जैसे ही पिंकी बाहर निकली, बबली तुरंत उसके पास जा पहुंची। अरे वाह भाभी जी, आप तो बहुत ही हंसमुख है। आपको देख के ना दिल गार्डन गार्डन हो गया। अरे आप तो बहुत मजेदार बोलती हैं। वैसे आपने बताया नहीं आप किस गांव की है? जी, फूलनपुर गांव। अरे ये तो हमारा पुश्तैनी गांव है। मेरे दादा ना वहीं रहते थे और मेरे पतिदेव के दादा भी। अरे हम तो रिश्तेदार निकले भाई। पिंकी तुरंत पिघल गई। तो फिर आइए ना हमारे घर। पिंकी ने बबली को बिठाया और चाय बनाने चली गई, लेकिन बबली तो चाय पीने थोड़ी ना गई थी, वो तो अपनी असली चाल चलने पहुंची थी। भाभी जी, एक मदद चाहिए थी। आपके पति बैंक में काम करते ना, तो मेरा छोटा सा एक लोन पास करवा दीजिए ना। बबली ने इतनी मीठी बातें की, इतना रस घोला कि पिंकी मना नहीं कर पाई। अच्छा ठीक है, मैं उनसे कह दूंगी। और हुआ भी वैसा ही। पिंकी ने अपने पति से कहकर बबली का काम करवा दिया। बबली खुशी से फूली ना समाई। पिंकी भी उसकी मदद करके खुश थी, लेकिन उसे क्या पता था कि ये बेवजह की रिश्तेदारी उसे महंगी पड़ने वाली है। अगले ही दिन सुबह सुबह पिंकी चीखती चिल्लाती गीतांजलि के घर में घुसी। गीतांजलि, तुम्हारी बहन कहाँ है? क्या भाई, क्या हुआ? वो तो चली गई। अरे मैंने अपने पति से कहकर उसे बैंक से लोन दिलवाया, लेकिन उसके सारे डॉक्यूमेंट नकली निकले। कहीं पता अलग, कहीं हस्ताक्षर अलग। मुझे तो सब फर्जी लग रहा है। गीतांजलि की आंखें फटी रह गई। तभी तेजस्वी हंसने लगे। आखिरकार बबली ने अपना रंग दिखाई दिया। उसने मुझे भी फंसाने की कोशिश की थी, लेकिन मैं जानता था, इसलिए मैंने कह दिया कि मैं ब्लड बैंक में काम करता हूँ। मुझे लगा वो यहीं हार मान जाएगी, पर देखो उसने तुम्हें फंसा लिया। पिंकी रोती सिसकती वहां से चली गई और घर में गहरा सन्नाटा छा गया। हाय, पड़ोसन को भी नहीं छोड़ा मेरी बहन ने। मैंने कहा था ना, बबली मौसी जहां जाती है वहां तूफान खड़ा करती है। घर के सब लोग चुपचाप सोचते रह गए। बबली मौसी दूर जा चुकी थी, लेकिन उनके कारनामों की गूंज अभी भी घर के कोनों में गूंज रही थी। बहू, अरे ओ बहू, जल्दी आओ। जी माँ जी, क्या हुआ? भूकंप आ गया क्या? हाय राम, क्या ड्रामेबाज बहू लाई हूं मैं। बुला लिया तो पूछ रही है भूकंप आया क्या? तब बुलाती है ऐसे जैसे कोई आपदा आ गई हो। बहू, अरे ओ बहू, जल्दी आओ वरना दुनिया खत्म हो जाएगी। भगवान उठा ले मुझे, मेरी बहू मेरी नकल बनाती है। अरे क्यों भगवान को परेशान कर रही हो लीला? उनके पास और भी काम है। हाँ, मेरे लिए किसी के पास टाइम ही नहीं है। टाइम है तभी तो आपके पास आई हूँ, लेकिन आप तो रोने लगी। ऐसी बातें बनाएगी तो खाक काम करवाऊंगी तुझसे। क्या हुआ मम्मी, क्या कर दिया मेरी सरिता ने? ये लो, ये आ गया मेरी सरिता वाला। चल जा यहाँ से रंजन, जोरू का गुलाम कहीं का। काम बताने के अलावा सारी दुनिया जहां की बातें और ताने बोल रही हो आप। तभी लीलावती का छोटा बेटा गौरव वहां आया और अपनी माँ को गले लगाकर बोला। क्या है माँ, आप लोग मेरी माँ को परेशान क्यों कर रहे हो? और अब हमने क्या किया? आप तो रहने दो। माँ आप बताओ क्या बात है? मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, इसलिए मैंने बहू को बुलाया था पैर दबाने के लिए, पर इसने तो आते ही मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। अरे कोई बात नहीं माँ, लाओ मैं पैर दबा देता हूँ। गौरव ने लीलावती के पैर दबाना शुरू किया और सरिता ने अपना माथा पीट लिया कि अगर यही बात ये पहले बोल देती तो पैर तो मैं भी दबा देती। बेटा, मैं तेरे लिए ना बहुत अच्छी बहू लाऊंगी। मम्मी, मुझे ना एक पढ़ी लिखी पत्नी चाहिए जो करियर ओरिएंटेड हो। हाँ, जरूर बेटा, जैसी तू चाहता है वैसी ही मिलेगी। गौरव की पढ़ाई लिखाई को लेकर सोच साफ थी। उसे ऐसी पत्नी चाहिए थी जो करियर ओरिएंटेड हो, लेकिन घर की बड़ी बहू सरिता ने उत्साह में एक रिश्ता सुझा दिया। मम्मी जी,
मेरी सहेली की कजीन है, नाम है मधु, बहुत सीधी सादी लड़की है। अच्छा है, सीधी सादी बहू ही घर संभाल लेगी, बुला लो उनको। हाँ, एक बार आकर मिल लेंगे तो बेहतर होगा। लेकिन मम्मी, मैंने साफ साफ कहा है मुझे पढ़ी लिखी लड़की चाहिए। अरे बेटा, लड़की सामने आएगी तब देख लेना। कुछ ही दिनों बाद मधु अपने परिवार के साथ आ पहुंची। बैठक में सब लोग बैठ गए, चाय नाश्ता परोसा गया, बातें हंसी खुशी से शुरू हुई। हमारी बेटी बहुत सीधी है, घर गृहस्थी में मन लगाती है। अच्छा है, बहुएं घर को घर बनाती हैं। आप कितनी पढ़ी हुई हैं? मैं तो दोपहर तक पढ़ी हुई हूँ। दोपहर तक? क्या मतलब? मतलब सुबह स्कूल जाती थी पर दोपहर तक ही टिक पाती थी। टीचर कह देती थी तुमसे पढ़ाई नहीं होगी, घर जाओ। फिर मैं पढ़ाई छोड़ बैठी। ये सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा गया। भाभी, आपने ये कैसा रिश्ता बुलाया? अरे मुझे नहीं पता था कि ये बिल्कुल अंगूठा छाप है। मैं तो समझी थी थोड़ी पढ़ी लिखी होगी। मैं हाथ जोड़कर कह रहा हूँ, आप लोग कृपया घर जाइए, मुझे पढ़ी लिखी पत्नी चाहिए। पढ़ी लिखी का करोगे क्या? घर में नौकरी करने दोगे या कलेक्टर बनाओगे? शादी करके पत्नी के पैसे खाने क्या? अरे बहुत हो गया, आप लोग जाइए अब, वरना मैं कुछ ऐसा कह दूंगा जो अच्छा नहीं लगेगा। अपमानित होकर मधु और उसका परिवार वहां से चला गया। भाभी, जब मैंने कहा था कि मुझे पढ़ी लिखी लड़की चाहिए तो आपने ये कैसा मजाक कर दिया? माफ करना देवर जी, गलती हो गई, मुझे सच में अंदाजा नहीं था। गौरव गुस्से में अपने कमरे में चला गया। उधर उसी शहर में 4-5 किलोमीटर दूर पायल अपने माता पिता विमला और राजेश के साथ रहती थी। पायल इकलौती संतान थी और माँ बाप की आंखों का तारा। माँ पापा, मैं शादी वहीं करूंगी जहाँ मुझे आगे पढ़ने दिया जाएगा। मुझे बीएड करना है। अरे बेटा, अब तेरी उम्र हो गई, ये लोग बातें बनाने लगे हैं। लेकिन अगर पायल की यही इच्छा है तो हमें उसका साथ देना चाहिए। उसी दौरान राहुल नाम के एक लड़के का रिश्ता आया। आपकी मुझसे क्या उम्मीद है? यही कि तुम घर संभालोगी, हम सबका ध्यान रखोगी और घर से बाहर जाकर नौकरी करने को बिल्कुल नहीं कहोगी। नौकरी की बात तो बाद में आती है, पहले मुझे बाहर जाकर पढ़ाई करनी है। आप जा सकते हैं, ये रिश्ता मुझे मंजूर नहीं है। ये सुनकर विमला और राजेश दोनों चिंतित हो गए। अब कौन सा लड़का ऐसा मिलेगा जो शादी के बाद भी पढ़ाई की इजाजत दे? चलो पंडित जी से बात करते हैं। अगले दिन पंडित जी उनके घर आए। पंडित जी, कोई ऐसा रिश्ता बताइए जो हमारी बेटी की पढ़ाई की कदर करे। जी, एक लड़का है, गौरव नाम है उसका, परिवार अच्छा है और खास बात यह है कि लड़का खुद चाहता है कि उसकी पत्नी पढ़ी लिखी हो। बस, तो हमें उससे मिलवा दीजिए। ठीक है, मैं बात करता हूँ और कल ही खबर दे देता हूँ। उधर पंडित जी गौरव के घर पहुंचे। उन्होंने लीलावती और पंकज को पायल के बारे में बताया। लड़की पढ़ी लिखी है, बीएड करना चाहती है। अरे वाह, यही तो मेरा बेटा चाहता है। तो बुला लो उन्हें, कल ही मुलाकात कर लेते हैं। पंडित जी ने दोनों परिवारों को मिलवाया। जिस घड़ी गौरव और पायल पहली बार आमने सामने आए, उसी पल जैसे हवा में कोई नई खुशबू घुल गई। दोनों परिवार एक दूसरे को देखते ही भाग गए। देखिए, मैंने कहा था ना, ये रिश्ता एकदम सटीक बैठेगा। हाँ, लड़की सच में बहुत सुंदर है और सुघड़ भी लग रही है। हमारी बेटी को पढ़ाई का बहुत शौक है। यही तो मैं चाहता था। बातों बातों में पंडित जी ने सुझाव दिया कि दोनों बच्चे थोड़ी देर अकेले में बातें कर लें। सबने हामी भर दी और पायल और गौरव को बैठक से सटे बरामदे में भेज दिया गया। तो आप पढ़ाई करती हैं? जी, मैंने ग्रेजुएशन पूरा कर लिया है, अब बीएड करना चाहती हूँ। मेरी एक ही शर्त है, शादी वहां होगी जहां मुझे आगे पढ़ने दिया जाए। अरे बिल्कुल यही तो चाहता हूँ मैं। मुझे ऐसी पत्नी चाहिए जो पढ़ी लिखी हो, अपने पैरों पर खड़ी हो। सच? आप वाकई मुझे बीएड करने देंगे? अरे क्यों नहीं, तुम बीएड करो, फिर एक दिन बड़ी टीचर बनो, मैं तो तुम्हारा सबसे बड़ा सपोर्ट बनूंगा। फिर मेरी तरफ से हाँ है। और मेरी तरफ से भी। दोनों परिवारों को जब ये खबर मिली तो घर में मिठाई बांटी गई। रिश्ते की मुहर लग चुकी थी। देखते ही देखते शादी की तारीख तय हो गई। ढोल नगाड़े बजने लगे। लीलावती घर भर में नाचती फिर रही थी। पायल का परिवार भी तैयारी में जुट गया। अब तो हमारी चिड़िया उड़कर नए घर जाएगी और गौरव को उसकी पढ़ी लिखी हंसिनी मिल जाएगी। शादी पूरे धूमधाम से हुई। 7 फेरे लेकर पायल गौरव की जीवन संगिनी बन गई। गृह प्रवेश का समय आया। चौखट पर कलश रखा गया। पायल ने पांव से कलश को ढकेला और अंदर आई। घर रोशनी से चमक उठा। छोटी बहू, जरा धीरे धीरे कदम रखना, वरना सीधे रसोई में ही ना पहुंच जाना।
अरे क्या रोशनी लेकर आई है इस घर में तुम्हारी छोटी बहू। भगवान करे इसका चेहरा हमेशा यूं ही खिला रहे। मेरी बहू तो हीरा है, हीरा। सबने पायल को ढेरों आशीर्वाद दिए, लेकिन असली कहानी अभी शुरू होनी बाकी थी। शादी का उत्सव अभी थमा ही नहीं था कि नई सुबह अपने साथ नई परछाइयां लेकर आ गई। पायल सुबह सुबह अपने कमरे में किताबों के ढेर में डूबी थी। अरे पायल, जरा आकर नाश्ता बनाने में मदद कर दो। दीदी मैं पढ़ाई कर रही हूँ, नाश्ता आप ही बना लीजिए। अरे थोड़ी देर बाद पढ़ लेना, पहले रसोई संभालो। अभी बहुत जरूरी चैप्टर पढ़ रही हूँ, आप नाश्ता बना लीजिए वरना सबको देर हो जाएगी। 1 घंटा बीत गया, फिर सरिता ने आवाज लगाई, अरे अब तो आ जाओ। अभी रिवीजन कर रही हूँ दीदी, आप बना लीजिए। सरिता ने मन ही मन माथा पीट लिया, मगर कुछ बोली नहीं। उसने खुद ही नाश्ता बनाया और सबको परोस दिया। पायल तुरंत किताबें समेटकर आकर टेबल पर बैठ गई। खाने के लिए फटाफट हाजिर हो गई। आप ही खाओ ना दीदी। हाँ, क्यों नहीं। सरिता ने सोचा कि नाश्ते का गुस्सा छोड़ देती हूँ, दोपहर का खाना तो बनाएगी ही। पायल, अब जरा लंच बना दो। हाँ दीदी, अब तो और भी जरूरी चैप्टर है, मेरा एग्जाम नजदीक है ना, आप ही बना लीजिए। इस बार सरिता से रहा नहीं गया, वो सीधे लीलावती के पास पहुंची। मम्मी जी, आपकी नई बहू तो हाथ लगाने को तैयार ही नहीं है। नाश्ता भी मैंने बनाया, लंच भी मैं बना रही हूँ। क्या? ये क्या सुन रही हूँ मैं बहू? जी माँ जी, मैंने तो पहले ही कह दिया था मुझे पढ़ाई करनी है। खाना बनाने के लिए आप नौकरानी रख लीजिए। नौकरानी है? वारी पढ़ाकू बहू, अभी तो आई है और घर के नियम बदलने लगी। मैं अपना समय बर्बाद नहीं कर सकती। मैं यहाँ अपनी पढ़ाई के सपनों के साथ आई हूँ, बर्तन चम्मच घिसने के लिए नहीं। ये सुनकर लीलावती और सरिता दोनों हैरान रह गई। उनके चेहरे ऐसे हो गए जैसे किसी ने पैरों तले से जमीन खींच ली हो। हे भगवान, ये कैसी बहू भेजी है तूने? मैं अपने कमरे में जा रही हूँ पढ़ाई करने। इतना कहकर पायल अपनी किताबें उठाकर कमरे में चली गई। लीलावती और सरिता एक दूसरे का मुंह ताकती रह गई। सुबह के नाश्ते से लेकर दोपहर के खाने तक पूरा बोझ सरिता के कंधों पर आ चुका था। नई बहू पायल किताबों में गड़ी रहती और सरिता रसोई में पसीने से तर-बतर। हे भगवान, ये कैसी देवरानी आई है, दिन रात बस कागज चाटती रहती है। अरे चुप रह, अभी नई नई है, कहीं बहू बेटे में लड़ाई ना हो जाए। तो मैं ही नौकरानी बनी रहूंगी क्या माँ जी? शाम होते होते सरिता ने फिर रसोई संभाली, दाल चढ़ाई, रोटियां बेली और सबको खाना परोसा। पायल अपने कमरे से सीधे खाने की टेबल पर आई जैसे होटल हो। फिर रात गहराने लगी, सब अपने अपने कमरे में चले गए। गौरव बिस्तर पर लेट गया। पायल अब लाइट बंद करो यार, सुबह दफ्तर भी जाना है। नहीं, अभी तो मेरा सिलेबस बाकी है, लाइट बंद कर दी तो पढ़ाई कैसे होगी? अरे लेकिन मुझे लाइट में नींद नहीं आएगी, प्लीज बंद करो लाइट। सॉरी, मैं पढ़े बिना नहीं सो सकती। दोनों के बीच तीखी नोक झोंक शुरू हो गई। अच्छा तो तुम हॉल में जाकर पढ़ लो, कम से कम मुझे तो सोने दो। ठीक है, हॉल में पढ़ती हूँ। पायल किताबें उठाकर हॉल में आ गई और लाइट जला दी। तभी राकेश और लीलावती अपने कमरे से बाहर निकले। अरे बहू, ये हॉल की लाइटें क्यों जल रही है? वैसे ही बिल आसमान छूता है, अब रात भर लाइट जलेगी तो कैसे चलेगा? पापा जी बस थोड़ी देर पढ़ लूंगी, अभी मेरा बहुत सिलेबस बाकी है। बहू थोड़ी देर आराम कर ले, सुबह पढ़ लेना। हाँ नहीं माँ जी, मेरा टाइम बहुत कीमती है। राकेश और लीलावती एक दूसरे को देखते रह गए और गुस्से में अपने कमरे में लौट गए। फिर सुबह हुई तो पायल ने गौरव से अपनी नई मांग रख दी। गौरव, मुझे पढ़ाई में दिक्कत होती है, यहाँ कोई ढंग की स्टडी टेबल भी नहीं है। आज ऑफिस से लौटते वक्त एक स्टडी टेबल ले आना। अरे तुम डाइनिंग टेबल पर भी तो पढ़ सकती हो। नहीं, मैं पढ़ाई करूंगी तो स्टडी टेबल पर ही। और हाँ, एक टेबल लैंप भी ले आना, वरना रात में सबको दिक्कत होती है। साथ ही मेरे लिए एक वाटर बॉटल भी, पढ़ाई के समय बार बार उठना अच्छा नहीं लगता पानी पीने के लिए। गौरव तो हक्का बक्का रह गया। अरे महीने का आखिर चल रहा है, ये सब फालतू खर्चा है। फालतू? मेरी पढ़ाई तुम्हें फालतू लगती है? नहीं, मेरा मतलब है अगर तुमने मेरी पढ़ाई को फालतू बोला तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। बहस होने लगी, पर अंत में गौरव हार मानकर चुपचाप ऑफिस चला गया। पायल नाश्ता करके फिर पढ़ने बैठ गई। सुबह के 11 बजे राकेश टीवी पर न्यूज देखने बैठे। जरा देश दुनिया की खबरें देख लो। आज की 100 बड़ी खबरें सिर्फ 1 मिनट पे। पापा जी प्लीज टीवी मत चलाइए, मुझे पढ़ाई में डिस्टर्बेंस हो रहा है। अरे मैं तो बस न्यूज देख रहा हूँ। प्लीज, मैं परेशान हो रही हूँ, माइंड डाइवर्ट होता है तो सही से पढ़ाई भी नहीं हो पाती। राकेश का चेहरा लाल हो गया।
ठीक है, नहीं देखता न्यूज। अरे आप अपने कमरे में मोबाइल पर देख लीजिए ना। हाँ, जाइए। राकेश चुपचाप चला गया। पायल की पढ़ाई जारी रही। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। फिर एक दिन गौरव के ताऊ और ताई घर आए। दोनों बेहद मिलनसार थे और नई बहू से मिलने की खुशी चेहरे पर साफ झलक रही थी। बहू कहाँ है, जरा उससे भी मिलवाओ। ताई जी वो कमरे में पढ़ रही है। अरे पढ़ाई बाद में हो जाएगी, पहले हमसे मिल लो। सब मिलने के लिए उत्सुक थे, पर पायल कमरे से बाहर ही नहीं निकली। बहू जरा बाहर तो आओ। माफ कीजिए, मैं समय बर्बाद नहीं कर सकती, मुझे एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी है। ताई का चेहरा उतर गया। वाहरी पढ़ाकू बहू, इससे अच्छा तो हम अनपढ़ बहुएं थी, कम से कम बड़ों का सम्मान और लिहाज करना तो जानती थी। चलो भाई, यहाँ समय बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है। दोनों बड़बड़ाते हुए घर से निकल गए। बेटा अपनी पत्नी को समझा ले, तेरे ताई ताऊ घर आए और वो कमरे से बाहर भी नहीं निकली। ये सब बर्दाश्त नहीं होगा। पापा मैं कोशिश करता हूँ। गौरव पायल के पास गया। पायल, कम से कम रिश्तेदारों से तो मिल लिया करो। आप ही मुझे पढ़ाई के लिए लाए थे ना, आप रोकेंगे तो मैं मायके चली जाऊंगी। हाँ। अरे यार। गौरव चाहकर भी कुछ नहीं बोल सका। अगले दिन अचानक पड़ोसन राधा घर में दाखिल हुई। अरे लीलावती जी, नई बहू से कुछ अपने हाथ का खिलवाइए ना, नई दुल्हन का स्वाद ही अलग होता है। अरे बहन, वो तो हमारी प्यारी देवरानी ने आज तक हमें कुछ नहीं खिलाया, आपको क्या खिलाएगी? वो तो बस किताबों में घुसी रहती है। राधा ठहाका लगाकर हंस पड़ी। अरे वाह, पढ़ाकू बहू तो किताबों से ही रसोई चलाएगी क्या? लीला, इससे अच्छा तो मेरी बेटी से शादी कर देती गौरव की, 56 भोग खिलाती तुम्हें। ये टीचर बन के करेगी भी क्या? 2 दूनी 4। राधा मजाक उड़ाती हुई निकल गई। आंगन में उसकी हंसी गूंजती रही। पायल तक आवाज पहुंची, लेकिन उसने तो किताब से नजर ही नहीं उठाई। ये बहू तो इस घर की नाक ही कटा देगी। आप ही लाइए ना पढ़ाकू बहू, भुगतिए। दिन पर दिन पायल की पढ़ाई का जुनून बढ़ता जा रहा था और घर का काम पूरी तरह सरिता पर। लीलावती के सब्र का बांध आखिरकार टूट गया। बेटा अब बहुत हो गया, अपनी पत्नी को समझाओ, वरना मैं कुछ ऐसा कर दूंगी कि तुम्हें भी पछताना पड़ेगा। हाँ देवर जी, अब आपको ही कदम उठाना पड़ेगा, मैं अकेले कितना काम करूं? गौरव खुद भी परेशान था, लेकिन पत्नी और परिवार के बीच फंस चुका था। माँ भाभी प्लीज थोड़ा सब्र कीजिए, पायल का एंट्रेंस एग्जाम आने वाला है, बस एक बार ये परीक्षा हो जाए सब ठीक हो जाएगा। नहीं बेटा, अगर अभी से लगाम नहीं लगाई तो आगे कुछ भी ठीक नहीं होगा। बस मुझे एग्जाम तक का समय दे दीजिए। बहुत तकरार के बाद लीलावती ने अनमने मन से हामी भर दी। सरिता भी बोली, ठीक है, पर याद रखिएगा, एग्जाम के बाद भी अगर ये कुछ नहीं करेगी तो मैं भी मायके चली जाऊंगी। एक शाम हॉल में लीलावती और सरिता मोहल्ले की औरतों के साथ बातें कर रही थी। पास ही पायल किताब खोलकर बैठी थी। शुरू में उसने अनसुना किया, पर आवाजें बार बार कानों में चुभने लगी। मम्मी जी, दीदी, आप लोग जरा कहीं और बैठकर बातें कर लीजिए, आपकी बातें मेरी पढ़ाई में खलल डाल रही है। अरे तो तुम अपने कमरे में चली जाओ ना। अगर मैं अपने कमरे में बैठूंगी तो माँ जी कहेंगी, बहू तुम हमेशा कमरे में घुसी रहती हो, इसलिए मैं तो बाहर बैठकर ही पढ़ाई करूंगी। बहस पड़ने लगी। अरे वाह, हमें चुप कराएगी अब ये। मेरा एग्जाम सिर्फ 1 हफ्ते दूर है, अगर आप लोगों ने मुझे पढ़ने नहीं दिया तो मैं लाइब्रेरी चली जाऊंगी। तो चली जाओ ना, हमने कब रोका है? हाँ, लाइब्रेरी ठीक है तुम्हारे लिए। शाम को जब गौरव लौटा तो पायल ने सीधी बात रख दी। गौरव, मैं लाइब्रेरी जाऊंगी, घर में मुझे पढ़ाई करने ही नहीं दी जाती। क्या? इतने दिन घर में पढ़ाई कर रही थी तो सब ठीक था, अब लाइब्रेरी का नया बहाना, और 1 हफ्ते के लिए इतना खर्चा? वहां तो पूरे महीने की फीस देनी पड़ेगी। प्लीज, 1 हफ्ते की बात है, पढ़ने दो ना मुझे। काफी बहस के बाद आखिरकार गौरव ने हार मान ली। ठीक है, जाओ, ये लो पैसे, पर याद रखना नतीजा अच्छा आना चाहिए। अगले दिन से पायल सुबह 9 बजे लाइब्रेरी जाती और शाम 7 बजे लौटती। घर में सरिता और लीलावती उससे अब बात तक नहीं करती। दिन बीते और 1 हफ्ता गुजर गया। आखिरकार एग्जाम का दिन आ गया। पूरे घर की सांसें थमी हुई थी। पायल परीक्षा देकर लौटी तो सबकी निगाहें उस पर टिकी थी। कैसा रहा पेपर? ठीक ठाक था। कुछ दिन बाद रिजल्ट आया और सबकी दुनिया हिल गई। पायल एग्जाम में बुरी तरह फेल हो गई थी। रिजल्ट देखते ही पूरे घर में जैसे बम फूट पड़ा। पायल, मैंने तुम्हारे लिए स्टडी टेबल लिया, टेबल लैंप लिया, वाटर बॉटल खरीदी, यहाँ तक कि लाइब्रेरी की फीस दी, और तुम फेल हो गई।
देखा माँ जी, मैंने पहले ही कहा था, किताबें घिसने से कुछ नहीं होता, काम भी सीखना पड़ता है। अब इस घर में और नाटक नहीं चलेगा। गौरव ने गुस्से से पायल की ओर देखा। अब कोई दूसरा अटेम्प्ट नहीं होगा, समझी? और अगर करना भी है तो मेरी शर्तों पर। घर के सारे काम करने होंगे और पढ़ाई का टाइम टेबल भी बनाना होगा। सॉरी गौरव, ठीक है, मैं मानती हूँ। अब से घर का सारा काम करूंगी और पढ़ाई भी आपकी बताए नियम से। उसकी आंखों में आंसू थे। सरिता के चेहरे पर एक अजीब सा संतोष था। लीलावती ने भी राहत की सांस ली और गौरव, उसे लगा जैसे उसने किसी बड़े तूफान को काबू कर लिया हो। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि सुबह के समय उठकर हरि का नाम जपना चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सुबह उठकर हरि नाम जपने के बजाय घर वालों को ताने देकर अपने दिन की शुरुआत करते हैं। ऐसी ही गंभीर बीमारी से पीड़ित है हमारे गुप्ता साहब। पुणे के रहने वाले गुप्ता जी को एक बड़ा ही अजीब किस्म का ऑब्सेशन था। उनको हर समय घर में उपयोग हो रही बिजली के बारे में चिक 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 करते रहने की आदत थी। बिजली का बिल 500 आए या 5000, उनके प्रवचन कभी भी बंद होने का नाम नहीं लेते थे। गुप्ता जी को हमेशा यही लगता था कि घर में रहने वाले सभी लोग गैर जिम्मेदार हैं, इसी कारण उन्हें बिजली का लंबा चौड़ा बिल भरना पड़ता है। अरे यार, मैंने रात भर से अपना फोन चार्जिंग पर लगा रखा था, फिर मेरा फोन डिस्चार्ज होकर ऑफ कैसे हो गया? अरे भैया, चार्जर में लगाने से क्या होता है? एक बार स्विच की तरफ भी तो देख लो। अरे यार, तमाशा बना कर रख दिया है पापा ने हमारी जिंदगी का। ऐसा कौन करता है? अब मुझे ऑफिस के लिए एक जरूरी मेल करना है और मेरा फोन ऑफ पड़ा हुआ है। अब मैं फोन चार्ज करने के लिए यहाँ बैठा रहूंगा तो ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा, और ऐसे ही चला जाऊंगा तो बॉस को मेल कैसे करूंगा? ज्यादा शोर मचाने की जरूरत नहीं है। पता है मुझे कितने बड़े कलेक्टर की नौकरी कर रहा है तो। पूरी पूरी रात चार्जर ऑन करके सोना कोई समझदारी का काम है क्या? पता भी है बिजली का बिल कितना आ रहा है? अरे पापा, मैं रात को 10 बजे घर आया था, खाना खाकर सो गया। आप ही बताओ कब करूँ फोन चार्ज? बेटा, ज्यादा वीआईपी फोन आते हो ना तुम्हारे, तो अपना फोन ऑफिस से ही चार्ज करके लाया करो। लेकिन 10 घंटे मैं चार्जर चलाकर नहीं छोड़ सकता तुम्हारे लिए। पापा की बात सुनकर शेखर गुस्से में लाल पीला हो रहा था, लेकिन वो जानता था कि पापा के साथ ज्यादा बहस करने का कोई मतलब नहीं है। इतने सालों में उनकी आदतों में रत्ती भर भी बदलाव नहीं आया था, इसलिए वो गुस्से में तुरंत ऑफिस के लिए निकल जाता है। फरवरी का महीना बीतने को आ गया, लेकिन इस घर में गीजर बंद नहीं हुआ अभी तक। बिजली का बिल देखकर मुझे चक्कर आ रहे हैं, लेकिन तुम लोगों की आदतों में कोई बदलाव नहीं आ रहा। अरे छत पर इतनी तेज सूरज चमक रहा है, ये नहीं कि एक बाल्टी पानी निकाल कर छत पर रख दे, थोड़ी देर में अपने आप गर्म हो जाएगा और फिर उसी से नहा लो। और ये गीजर का गर्म किया हुआ पानी शरीर को नुकसान ही पहुंचाता है। पता नहीं कब अकल आएगी इन लोगों को। बंद करो ये गीजर। अरे पापा जी, इतने काम पड़े हुए हैं, सुबह सुबह इतना समय कहाँ होता है कि पहले बाल्टी भर के पानी धूप में रखे और फिर 1 घंटे बाद उससे नहाए। तो बेटा थोड़ा जल्दी उठा करो। मेरे घर में पैसे का पेड़ तो लगा नहीं, और ये रसोई की लाइट जलाकर सब्जियां काटने की क्या जरूरत है? बाहर आंगन में बैठकर सब्जी काटो, रोशनी ही रोशनी है वहाँ। पता नहीं पापा जी को सबके साथ ये सब करने में क्या मजा आता है। एक लाइट जलने से कितना बिजली का खर्चा बढ़ जाएगा, मुझे तो यही समझ में नहीं आता। पता नहीं कैसे इन लोगों ने इतने साल तक पापा जी की ये झिकझिक बर्दाश्त की है। भाभी, मैं भी परेशान हो गई हूँ पापा के ताने सुन सुनकर। कभी कभी तो मेरा मन करता है मैं हॉस्टल में ही शिफ्ट हो जाऊँ। अरे क्या हो गया, इतनी नाराज क्यों हो रही हो? आपको पता नहीं भाभी, पापा ने ना मुझे एकदम टॉर्चर कर रखा है। पूरा दिन मेरा कॉलेज में बीत जाता है और जब मैं रात को स्टडी करने के लिए बैठती हूँ तो पापा आकर मेरे कमरे की लाइट बंद कर देते हैं। जब मैं पूछती हूँ पापा लाइट क्यों बंद कर रहे हो, तो कहते हैं दिन के उजाले में पढ़ा करो, रात में पढ़ाई करके बिजली का बिल बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अब आप ही बताओ भाभी, इस घर में पढ़ाई करने से ज्यादा जरूरी बिजली का बिल बचाना है क्या? कैसे घर में रह रहे हैं हम लोग? इससे तो अच्छा बंदा हॉस्टल में ही रह ले। अरे साक्षी, तू तो कल को शादी करके भी चली जाएगी। मेरे बारे में सोच, मुझे तो जीवन भर इसी घर में बिताना है। मेरी सहानुभूति आपके साथ है भाभी। भगवान आपको ये कष्ट सहने की हिम्मत दे। मैं तुझे अपना दुख बता रही हूँ और तुम मस्खरी कर रही है। ठहर जा भी। मजाक अपनी जगह है भाभी, लेकिन कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। ऐसे कैसे चलेगा? टीवी देखने बैठो तो पापा आकर टीवी बंद कर देते हैं। और आपको पता है कल भैया के साथ क्या हुआ? क्या हुआ मुझे नहीं पता। भैया वॉशरूम में थे और पापा ने आकर वॉशरूम की लाइट बंद कर दी। बेचारे भैया अंदर से आवाज़ें लगाते रहे। फिर जब मुझे आवाज़ आई तब जाकर मैंने लाइट ऑन की। वैसे उस टाइम ना मुझे हंसी बहुत आ रही थी, लेकिन सच में भैया को बहुत बुरा लगा होगा। पापा ने सबका जीना मुश्किल करके रखा है।
एक आइडिया है, कहो तो हम लोग ट्राई करें। अरे भाभी जल्दी बताओ ना क्या आइडिया है। सृष्टि साक्षी को पूरा प्लान समझाती है। पापा सुधरेंगे या नहीं ये तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन मजा बहुत आएगा। ठीक है, करते हैं। अगले दिन। अरे बहू, मैंने आधे घंटे पहले तुम्हें अपना कुर्ता प्रेस करने के लिए दिया था, प्रेस हुआ या नहीं? मुझे कुछ जरूरी काम से बाहर जाना है। पापा जी, मैं आपका कुर्ता ही प्रेस कर रही हूँ, आप बस थोड़ा सा इंतजार करिए। अच्छा ठीक है, जल्दी से करो, मैं बाहर बैठक में बैठा हुआ हूँ। आधा घंटा और बीत जाने के बाद भी जब कुर्ता ना आया तो गुप्ता जी एक बार फिर से अपनी बहू को आवाज लगाते हैं। अरे बहू, कुर्ता प्रेस कर रही हो या बिरबल की खिचड़ी पका रही हो? भाई कुर्ता प्रेस हुआ या नहीं? पापा जी, मैंने कहा ना मैं आपका कुर्ता ही प्रेस कर रही हूँ, थोड़ा इंतजार कर लीजिए। अरे कौन सा स्पीड से कुर्ता प्रेस कर रही हो, जो पिछले 1 घंटे से तुम्हारा कुर्ता प्रेस हो ही नहीं रहा? पापा जी, आप ही कहते ना बिजली का बिल बहुत आ रहा है, हमें बिजली बचाने पर ध्यान देना चाहिए, इसलिए मैंने बिजली की प्रेस को उठाकर कबाड़ी वाले को बेच दिया है। क्या कहा तुमने? प्रेस कबाड़ी वाले को बेच दिया? तो फिर प्रेस क्या फूंक मार कर रही हो? नहीं पापा जी, मैंने बिजली बचाने का तरीका सोचा है। अब से हम लोग ना लोटे में गर्म पानी लेकर उससे कपड़े प्रेस किया करेंगे। अरे पुराने जमाने में जब बिजली की प्रेस नहीं थी तब क्या लोग कपड़ों पर आयरन नहीं करते थे? तो बात तो एक ही हुई ना, तुम पहले गीजर चलाकर पानी गर्म कर रही हो और फिर गर्म पानी से मेरे कपड़ों पर प्रेस कर रही हो। टाइम और बिजली दोनों की बर्बादी एक साथ। नहीं नहीं पापा जी, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैंने गीजर में पानी गर्म नहीं किया, मैंने तो एक बाल्टी पानी छत पर रख रखा है। छत पर इतनी तेज धूप निकली हुई है, पानी अपने आप ही गर्म हो रहा है और उसी पानी से मैं लोटा भर के आपके कपड़े प्रेस कर रही हूँ। बहू की बात सुनकर गुप्ता जी अपना सर पीट लेते हैं और बिना प्रेस किए हुए कपड़े पहनकर ही घर से बाहर निकल जाते हैं। पापा के जाने के बाद साक्षी हंसते हुए वहां आती है। भाभी मजा ही आ गया, पापा को सुधारने का इससे अच्छा तरीका हो ही नहीं सकता। अरे रुको जरा, आगे आगे देखो होता है क्या। शाम के समय जब गुप्ता जी आकर टीवी ऑन करते हैं तो देखते हैं उसमें कोई चैनल चल नहीं रहा। साक्षी बेटा देखो तो जरा टीवी को क्या हो गया? टीवी में कोई डेटा कनेक्शन ही नहीं है तो चलेगा कैसे? भैया ने वाईफाई का कनेक्शन कटवा दिया है। वाईफाई का राउटर दिन भर बिजली खाता था, इसलिए अब से ना रहेगा वाईफाई ना चलेगा टीवी। हो गई ना बिजली की डबल बचत। और तो मैं न्यूज़ कहाँ देखूंगा? तुम्हें पता है ना, न्यूज़ देखे बिना मेरा खाना हजम नहीं होता। अरे पापा, ये 2 रुपए का अखबार किस दिन काम आएगा? ये लीजिए, जी भर के खबरें पढ़िए और खूब खाना पचाइए। खाना खाने के बाद सभी लोग अपने अपने बिस्तर पर सो गए थे। अचानक की रात के 11:30 बजे गुप्ता जी की आंख खुली तो उन्होंने देखा उनका पूरा शरीर पसीने में लथपथ है और कमरे का पंखा, लाइट सब कुछ बंद पड़ा हुआ है। और मेरे कमरे का पंखा कौन बंद करके चला गया? अरे पापा उठ गए आप? चलिए आप भी हम लोगों के साथ बाहर आंगन में सोने चलिए। देखिए बाहर कितनी ठंडी हवा चल रही है। आप ही तो कहते हैं ना, पंखा और एसी शरीर को खराब कर देते हैं, इसलिए मैंने ही आपके कमरे का पंखा बंद कर दिया था। देखिए मैंने कितनी बिजली की बचत की है। एक तो मेरी नींद तोड़ दी, ऊपर से बिजली बचाने का डायलॉग सुना रहा है। अरे बंद करो ये बचत बचत, परेशान करके रख दिया तुम सबने मुझे। एक तो मेरा वैसे ही सुबह से दिमाग खराब है। पहले बहू ने मुझे कपड़े प्रेस करके नहीं दिए, जिसकी वजह से मुझे बिना इस्त्री के कपड़े पहनकर बाहर जाना पड़ा। सुबह से टीवी नहीं देखा और अब तूने आकर पंखा भी बंद कर दिया। ना चैन से जागने दे रहे हो ना सोने दे रहे हो। अरे तुम लोग चाहते क्या हो? यही पापा कि बिजली बचाना अच्छी बात है, लेकिन बचत का ये मतलब नहीं होता कि आप सबका जीना दुश्वार करके रख दे। आपको भी तो ये बात समझनी चाहिए ना। समझ गया बेटा, अच्छी तरह से समझ गया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं वादा करता हूँ आगे से मैं तुम लोगों को बिजली बचाने के लिए कभी परेशान नहीं करूँगा। अगले दिन। अच्छा मैं शर्मा जी के यहाँ होकर आता हूँ जरा, काफी दिनों से मिलना नहीं हुआ। गुप्ता जी शर्मा जी के यहाँ जाते हैं तो देखते हैं उनका बेटा कमरे में 3-3 बल्ब जलाकर पढ़ाई कर रहा है। गुप्ता जी जाकर 2 बल्ब बंद कर देते हैं। अरे बेटा 3-3 बल्ब क्यों जला रखे हैं? पढ़ाई तो एक बल्ब में ही हो सकती है ना? और बेटा दिन में पढ़ाई किया करो, ये बल्ब की रोशनी में पढ़ाई करके बिजली का बिल क्यों बढ़ा रहे हो? ठीक है अंकल। इतना कहकर शर्मा जी का बेटा किताबें छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। अरे गुप्ता जी बड़े अजीब आदमी हैं आप। मेरे घर का बिजली का बिल आपको देना पड़ता है क्या? जो आप मेरे बेटे को पट्टी पढ़ा रहे थे, एक तो वैसे ये पढ़ने नहीं बैठता, किसी तरह से डरा धमका कर मैंने पढ़ने बिठाया था और आपने आकर मुफ्त का ज्ञान बघार दिया।
बेचारे आदत से मजबूर गुप्ता जी शर्मा जी से मुंह की खाने के बाद मुंह लटकाकर अपने घर को लौट आते हैं। लेकिन क्या करें, कहते हैं ना कुत्ते की दुम कभी भी सीधी नहीं होती। तो बेचारे गुप्ता की आदत भी इतनी आसानी से तो सुधरने वाली थी नहीं। सुबह होते होते वो शर्मा जी के यहाँ हुई घटना भूल चुके थे और एक बार फिर से अपने परिवार को बिजली के बिल कम करने के लिए ताने सुना रहे थे। ओ नो, मेरे 50 रुपए। यार ये क्या है, आज भी नहीं जीती। इतने में तो 2 प्लेट गोलगप्पे खा लेती। लेकिन कोई बात नहीं, फिर कभी। अरे क्या बड़बड़ा रही है बहू, फिर कहीं पैसे हार कर आ गई क्या? अरे शर्म कर शर्म, बहू होकर सट्टे में पैसा लगाती है। ये कहाँ लिखा है कि बहू ये सट्टा नहीं खेल सकती है? कुछ भी ना माँ जी, ये जो कान में बड़ी बड़ी बालियां पहनी है ना, वो सट्टी की ही तो कमाई है। तभी वहाँ बुआ सास अपनी बहू के साथ आ जाती है। बुआ सास की बहू कहती है, अरे भाभी क्या सारा दिन मोबाइल पर लगी रहती हैं? वैसे क्या करती हैं आप? सुना है काफ़ी पढ़ी लिखी हैं। मैं क्या करती हूँ वो तो कॉन्फिडेंशियल है, लेकिन आप क्या करती हो, नौकरी या हाउसवाइफ? ना, मैं तो वर्किंग हूँ, HR में काम करती हूँ। लेकिन आप लगता है CBI में है, जो बता नहीं रही है कि पैसे कहाँ से छापती हैं आप। हाँ शीना, परिवार में सब कहते हैं तू बड़ा कमाती है, लेकिन करती क्या है सारा वक्त? तू घर पर ही तो दिखाई देती है। अरे आप बताना क्या करती है, कहाँ से पैसे लाती है? दिमाग से सट्टा लगाती हूँ, जीत जाती हूँ और डबल पैसे कमाती हूँ। हाय रे, सट्टा खेलती है तो क्या गली मोहल्ले के लड़कों के साथ पत्ते भी खेलती है? पेड़ के नीचे बैठ कर। शीना को गुस्सा आ जाता है। वैसे बुआ जी, आपके बेटे राकेश भैया वो भी तो स्टॉक मार्केट में है ना? वो क्या काम है? वो भी तो सट्टेबाजी ही है ना? उन्हें कहते हैं ब्रोकर। सही कहा ना मैंने? शीना ये बोलकर वहां से चली जाती है। सास भी बुआ सास की जितनी खिदमत कर सकती है करती है। फिर शाम को, माँ कहाँ है? तभी वहां शीना का पति आ जाता है। क्या बात है शीना, क्यों चिल्ला रही हो? माँ मंदिर गई है कीर्तन में। मैं माँ से कुछ पैसे उधार लेने आई थी। चलो तुम सामने आ गए हो तो तुम ही निकाल दो 10,000। 10,000? कैसी बात कर रही हो शीना, ये तो बहुत बड़ी रकम है। वैसे करोगी क्या? त्योहारों की शॉपिंग करनी है क्या? अरे ना, शॉपिंग वॉपिंग बाद में करेंगे, अभी तो सट्टे में लगाना है। अरे देती हो ना डबल करके। अच्छा ठीक है, ये लो, पर वापस दे देना। वो क्या है ना, त्योहारों का वक्त है, पैसे की बहुत ज़रूरत है। खैर, शीना के पास पैसे आ जाते हैं और वो सट्टा लगा देती है। किस्मत साथ देती है और शाम को ही, रोहन मैंने तुम्हारे अकाउंट में 20,000 ट्रांसफर कर दिए हैं, देख लेना। वाह यार क्या बात है, मैं तो सोच रहा हूँ कि नौकरी छोड़कर तेरे साथ सट्टा लगाने में लग जाऊं। आ जाओ, वैसे भी मुझे अब एक असिस्टेंट की तो जरूरत है ही। सोच रही हूँ ऑफिस ही खोल लूं या फिर ट्रेनिंग सेंटर। कुछ रोज जीते हुए पैसे चलते हैं। शीना को फिर से सट्टा खेलने की तलब लगती है। मम्मी जी प्लीज दीजिए ना, 5,000 की जरूरत है। ले, लेकिन सट्टे में ना लगाना, साफ बता रही हूँ। क्यों माँ जी, क्यों ना लगाऊं सट्टे में? अरे तो नहीं देने वाली। अरे नहीं माँ जी, मुझे तो बस पैसे इसलिए चाहिए क्योंकि पार्लर जाना है। ठीक है, ये सट्टा खेल कर ना तू मुझे दाऊद जैसी लगने लगी है। जाकर थोड़ी छोकरी वाली शक्ल भी कर ले। बहू सास से पैसे तो ले लेती है, लेकिन आदत के अनुसार उस पैसे को लगा देती है सट्टे में। फिर शाम को, माँ जी ये लीजिए 10,000 रुपए, सुबह आपने दिए थे मुझे 5,000। और लेकिन मैंने तो पार्लर जाने के लिए दिए थे ना। हाँ गई तो थी, वहां भी गई थी और पैसे भी बच गए। 5 का 20 किया है, ये 10 आपकी 10 मेरे, क्यों कैसी रही? तभी वहां शीना का पति भी आ जाता है। हाँ माँ, मेरे भी इसने 10 के 20 किए थे। अरे मजा आ गया यार, कहाँ मैं पूरे महीने घिस घिस कर काम करता हूँ, तब पैसे जाकर आते हैं, और कहाँ ये चुटकी में 4 गुना कर देती है।
हाँ, बहू में गुण तो है, लेकिन बेटा लक ना हर वक्त काम नहीं करता, कभी कभी धोखा भी मिल जाता है। ये कैसी फिलोसॉफी है आपकी मम्मी जी? मैंने कब कहा कि मैं सिर्फ किस्मत के भरोसे हूँ? मैंने मेहनत की है, दिमाग लगाया है, पुराने अनुभव के साथ आगे बढ़ रही हूँ मैं। हाँ, मगर फिर भी क्या है माँ, माना बहू किसी सास को अच्छी नहीं लगती, लेकिन उसकी प्रतिभा को सराहा करो ना कभी कभी। प्रतिभा? अरे बेटा, जुआ खेलना, उसमें हारना जीतना, यह कोई प्रतिभा नहीं बल्कि काहिलपना होता है। अरे पढ़ी लिखी लड़की है, कम से कम कोई नौकरी करे, सारा दिन ये सब करती है तो अच्छा लगता है क्या? कल को बस करिए माँ जी, बस करिए। कल को क्या पता है, कल को मुझसे सट्टेबाजी सीखने कुछ लोग आए थे। शिक्षिका का दर्जा दिया था उन लोगों ने मुझे। आप बताइए। अरे वाह शीना, मुझे तुम पर सच में बहुत गर्व है। अरे रुको बेटा, गर्व करने से पहले पूछ तो लो, कौन लोग थे, कहाँ से आए थे? हाँ, कौन लोग थे शीना, कहाँ से आए थे? अरे वो मैं क्या कह रही थी, जानकारी लेना चाह रहे थे, अब जहाँ से भी आए हो। अरे जेल से आए थे, कल्लू कातिल के भतीजे थे। बता, लोग तो हमारे घर को ऐसे देख रहे थे जैसे किसी मुजरिम का घर हो। माना माँ, जेल से आए थे, लेकिन क्या किसी को सुधरने का एक मौका नहीं मिलना चाहिए? क्या जो जेल से आता है वो जिंदगी नहीं बना सकता? सट्टे में, जुए में जिंदगी? वाह बहू वाह। सास बोल ही रही थी कि शीना का पति कहता है, शीना ये लो, मेरी पूरी इस महीने की सैलरी लगा दो, और 4 गुना हो जाए तो आधी तुम्हारी आधी मेरी। अरे वाह जानू, क्या बात है। मैं भी देखती हूँ कहाँ सट्टा लगाना है। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा काम मत कर, अभी तो राशन, बिजली का बिल, बच्चे की फीस कुछ नहीं गया है। देखना, इन पैसों को जब मैं 4 गुना कर दूंगी ना, तो इन लोगों को 1-2 नहीं बल्कि आने वाले 4 महीने का एडवांस पे कर देंगे हम। शीना न आओ देखती है न ताओ। सास के लाख मना करने के बाद भी वो पूरे पैसे झोंक देती है सट्टे में। फिर क्या हुआ शीना, जल्दी बताओ। अब लग रहा है कि अरे जल्दी बताना, हार्ट अटैक आ जाएगा। क्या लग रहा है? लग रहा है कि हम लखपति होने वाले हैं, है ना? अरे माँ, अब तो मजा आ जाएगा, जल्दी बोलो शीना। हाँ, मतलब ओके। अरे मुझे इस लड़की में कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा। अरे मानो ना मानो, यह सब डुबा कर बैठी है, मैं लिख कर देती हूँ। लिख कर देती हूँ? क्या माँ लिख कर देती हो? अरे मेरी बीवी को ऐसा वैसा मत समझो। अरे बोलो ना शीना। मुझे माफ कर दो, मुझे लग रहा है कि सासू माँ से लिख कर ले ही लो कि पैसे डूब गए। कैसी बात कर रही हो शीना? मेरे पास जितने थे सारे लगा दिए, अब घर कैसे चलेगा? अरे कैसे क्या, ये तेरी बीवी बताएगी, मैंने तो पहले ही मना किया था। माँ जी, इस बार बता दे कि कैसे चलेगा। मैं वादा करती हूँ आज के बाद सट्टेबाजी में कभी पैसा नहीं लगाऊंगी। अरे उन्हीं पैसे से जिन्हें तूने हारे हैं। कैसे माँ, वो तो चले गए। हाँ गए तो बहू के पास से गए ना, मेरे पास आए। ये सट्टा बहू ऑनलाइन मुझसे ही खेल रही थी। दिव्या अपने माता पिता और भाई की बहुत लाडली थी। यूं तो उसका नाम दिव्या था, लेकिन माँ और पापा हमेशा प्यार से उसे चंदा कहते थे। सरोज, चंदा कहाँ है मेरा? अपने कमरे में बैठी पढ़ रही है। अरे तो उसे बताया नहीं, पापा आ गए, जाओ बुला कर लाओ उसे। अरे बाबा, आपकी चंदा कह रही है उसे नोट्स बनाने हैं। हम लोग खाना खा ले, वो बाद में खा लेगी। अरे ऐसे कैसे? बस 10 मिनट लगता है खाना खाने में, और मैं तो अपने चंदा के बिना खाना नहीं खाने वाला। दिव्या के पापा उसके कमरे में जाते हैं। क्या कर रहा है मेरा चंदा? बेटा पढ़ाई तो होती रहती है, चल पहले खाना खा ले, फिर आराम से पढ़ना। पापा, आप मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं,
मुझे असाइनमेंट सबमिट करना है कल कॉलेज में, आप लोग खा लो ना। बेटा ऐसे नखरे नहीं करते, अभी भूख से तेरा सर घूमने लगेगा। पता है ना, भूख तुझसे बर्दाश्त नहीं होती। और बेटा अपनी हेल्थ सबसे पहले होती है, बाकी दुनिया की सारी चीजें बाद में। कोई बात नहीं, 1 नंबर काम आ जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। चलो अब गरम गरम खाना खाते हैं। पापा दिव्या का हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर खींच लाए थे। दिव्या डाइनिंग टेबल पर बैठी टेढ़े मेढ़े मुंह बना रही थी और पापा मम्मी उसे खाना खिलाने के लिए तरह तरह के जतन कर रहे थे। कुछ दिन बाद, मम्मा क्या बना रही हो आप? बेटा आज मैं आलू की कचौड़ियाँ बना रही हूँ। वाह मम्मी, मैं भी बनाऊंगी आपके साथ कचौड़ी, मुझे भी सिखाओ ना। अरे नहीं बाबा नहीं, खौलते तेल में कचौड़ी बनाना तेरे पास का नहीं है। गरम तेल की छींट पड़ गई तो जल जाएगी। मम्मा मैं कर लूंगी ना, मैं कोई बच्ची थोड़ी ना हूँ। ना बाबा ना, ये तलने वाले काम मैं तुझसे नहीं कराने वाली। अरे कोई जरूरी है क्या कचौड़ी बनाना? तो ऐसा कर, पहले ना रोटी बनाना सीख ले। ठीक है बाबा, आप ही बना लो। अच्छा घर में खाने के लिए कुछ है? बहुत भूख लगी है। बेटा 10 मिनट रुक जा, मैं गरम गरम कचौड़ी उतारी हूँ, तू खाती जा। मम्मा आपको पता है मैं भूख बर्दाश्त नहीं कर पाती, चक्कर से आने लगते मुझे। अभी आप सलाद फ्रूट चाहे कुछ भी दे दो। अरे पता है मुझे, मेरे चंदा की चमक फीकी पड़ जाती है अगर खाना ना मिले तो। ये ले सेब खा ले, तब तक मैं कचौड़ी बना कर लाती हूँ। थैंक यू मम्मा, थैंक यू। अच्छा दिव्या बेटा अब तो फटाफट से खाना खा ले, फिर मेहमान आने वाले हैं, मैं बिजी हो जाऊंगी और तेरा खाना लगाने में लेट हो जाएगा। अभी तो एप्पल खाया ना मम्मा, अभी नहीं खाना, थोड़ी देर बाद खाऊंगी। अरे बेटा मेहमानों के आने से पहले खा पी कर बैठो, फिर पता नहीं उनके साथ मुझे कितना टाइम लग जाए और तुझसे भूख भी बर्दाश्त नहीं होती, फिर चक्कर आने लगेगा ना। अच्छा ठीक है मम्मा, लगा दो खाना, खा लेती हूँ। दिव्या अपने मायके में खूब लाड प्यार में पलकर बड़ी हुई थी, लेकिन बेटियों को लाड लड़ाकर पालते समय माँ बाप भूल जाते हैं कि बेटियों की किस्मत में ससुराल जाना लिखा होता है और वहाँ उनके लाड करने वाला कोई नहीं होता। जहाँ मायके में माँ पापा उनकी छोटी से छोटी जरूरत का ख्याल रखते हैं, ससुराल में उन्हें समझने वाला शायद ही कोई होता है। खैर, हर लड़की की तरह 25 साल की उम्र में दिव्या की शादी कुणाल के साथ हो गई और शादी के बाद वो अपनी ससुराल आ गई। देख बहू, वैसे तो अच्छे खानदान से आई है तू, उम्मीद है तेरी मम्मी ने घर परिवार की अच्छी बुरी बातों की समझ तुझे सिखाई होगी। जी मम्मी जी, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अरे बेटा ये क्या है, मैंने तुमसे कहा था ना आज पहली रसोई में दाल की कचौड़ियाँ और खीर बना लो। वो मम्मी जी, कचौड़ियाँ बनाने की मुझे प्रैक्टिस नहीं है और मेरी मम्मी कहती थी कचौड़ी भारी होती है, अगर सही तरह से ना तला जाए तो उसमें जलने का डर होता है, इसलिए मुझे डर लग रहा है। अरे आज पहला दिन है रसोई में और तू आते ही मुझे पहाड़े पढ़ाने में लग गई। देख बहू, सीधी सी बात सुन ले, ये तेरा ससुराल है, मायका नहीं। और तेरे मम्मी के हिसाब से तो कोई भी काम कर लो तो चोट का खतरा हर काम में रहता है, तो क्या करे, तुझे बिस्तर पर बिठाकर तेरे हाथ पैरों की मालिश करवाए? हर काम कभी ना कभी तो पहली बार करना ही पड़ता है। ऐसी बात नहीं मम्मी जी, बस मम्मी कहती थी धीरे धीरे मैं सब सीख जाऊंगी, प्रैक्टिस होने में थोड़ा समय लगता है। चल तू बना, मैं भी देखूं कैसे जलते हैं कचौड़ी से हाथ। चूंकि दिव्या की पहली रसोई थी और सास ने उसे पहले ही दिन खरी खोटी बातें सुना दी थी, इसलिए कोई भी काम करने में अब उसके हाथ कांप रहे थे। किसी तरह 2-3 बार कोशिश करने के बाद दिव्या एक कचौड़ी बेल लेती है और उसे कढ़ाई के गरम तेल में ऊपर से ही छोड़ देती है, जिसके कारण तेल छिटक कर उसके हाथ पर गिर पड़ता है। बहुत जलन हो रही है। मम्मी ठीक कहती थी, ये तलने वाला काम बहुत रिस्की होता है। अब मैं क्या करूं? बहुत दर्द हो रहा है। अगर माँ जी को बताया तो वो मुझे फिर से मम्मी की नसीहतों को दोष देने लगेंगी। रहने देती हूँ, किसी को नहीं बताऊंगी। वैसे भी उनके तेवर देखकर समझ में आ गया है कि उन्हें मेरी कोई चिंता नहीं है। दिव्या डरते हुए किसी तरह अपनी पहली रसोई का खाना बनाकर तैयार कर देती है। अरे बहू, ये क्या कर रही है? ये कचौड़ी हाथ में पकड़कर खाने जा रही थी क्या? मम्मी जी, मैंने सोचा थोड़ा चक्कर देख लूं कैसी बनी है। अरे ऐसे खाना झूठा किया जाता है क्या? रसोई में बना खाना बहुएं सबसे आखिर में खाती है, इतना तो तुम्हें तुम्हारी मम्मी ने सिखाया ही होगा। मम्मी जी, दरअसल मैं सुबह सबसे पहले उठी थी ना, तो मुझे भूख लग गई। मैंने सोचा एक कचौड़ी खा लेती हूँ, टेस्ट भी हो जाएगा और भूख भी शांत हो जाएगी।
ऐसा झूठा खाना खिलाएगी क्या घर में तू सबको? हाँ, चल अब टेबल पर सबका खाना लगा दे, सब लोग खा ले, फिर उसके बाद में खाना। तुझे मनाई थोड़ी ना कर रहे। ठीक है माँ जी, मैं लगा देती हूँ। दिव्या को आज अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। मम्मी ने तो कभी नहीं कहा पहले पापा खाएंगे उसके बाद तो खाना। मैं बस एक बार कह दूं कि मम्मी भूख लग रही है, मम्मी 10 तरह के ऑप्शन लेकर मेरे सामने खड़ी हो जाती थी। बता क्या खाना है? फ्रूट खा ले, नमकीन बिस्किट दे दूं? अच्छा, ब्रेड में ना जैम लगा कर देती हूँ, ठीक है बेटा? और मैं जवाब में टेढ़े मेढ़े मुंह बनाकर सारे ऑप्शन को मना कर देती थी। अरे घूर घूर कर ही सारा खाना खत्म कर देगी क्या? चल फटाफट टेबल पर खाना लगा। सास की आवाज से दिव्या अपने वर्तमान में लौट आती है और तेजी से हाथ चलाते हुए सबका खाना टेबल पर लगा देती है। कुछ दिन बाद, दिव्या, आज मैंने अपने बड़े भाई और उनकी फैमिली को खाने पर बुलाया है, तो तैयारी कर लियो, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ठीक है माँ जी, मैं सब मैनेज कर लूंगी। दिव्या रात के खाने के लिए दोपहर से ही जुट गई थी। सासू माँ के कहे अनुसार दाल, 2 तरह की सब्जी, पुलाव, सलाद, रायता, पूरी सब बनाते बनाते शाम ढलने लगी थी। अरे अभी खाना तैयार नहीं हुआ क्या? बस थोड़ी देर में सब तैयार हो जाएगा। डिनर तैयार हो जाए उसके बाद नाश्ते की तैयारी कर लेना, मेहमान बस आते ही होंगे। पहले चाय नाश्ता लगाना और उसके कुछ देर बाद सबका डिनर। ठीक है मम्मी जी। रात के 9 बजे। मम्मी जी सबका खाना लगा दूं? मुझे भी बहुत तेज भूख लग रही है। अरे भैया कह रहे हैं अभी थोड़ी देर बाद खाना खाएंगे, अभी तो नाश्ता हजम भी नहीं हुआ। 5 घंटे से रसोई में खड़ी हूँ, खड़े खड़े इतनी थकान हो गई है और भूख से मेरा तो सर घूम रहा है। ऐसा करती हूँ सलाद ही खा लेती हूँ। दिव्या जैसे ही सलाद मुंह में डालती है, पीछे से उसकी सास रसोई में आ जाती है। 1000 बार तुम्हें समझाया है, मेहमानों को खिलाने से पहले खाना झूठा नहीं करते। पता नहीं क्या संस्कार लेकर आई है। अरे पहले सबको खिला दो, उसके बाद खा लेना तुम। वो मम्मी जी बहुत तेज भूख लगी थी। पता नहीं कहाँ से ये छुई मुई हमारे घर आ गई। ऐसा करो, पहले सब आदमियों का खाना लगा दो, उसके बाद सब औरतें एक साथ बैठकर खा लेंगे। ठीक है मम्मी जी। दिव्या सबका खाना लगा देती है। देखो दिव्या, सलाद कम पड़ रही है, थोड़ी सलाद और काट लो और थोड़े ग्लास धो दो। सारे ग्लास झूठे हो गए। तब तक मैं बाकी औरतों का खाना लगाती हूँ। दिव्या ग्लास धोने के बाद सलाद काट कर डाइनिंग टेबल पर ले जाती है। अरे आप लोगों ने खाना शुरू कर दिया? अच्छा ठीक है, मैं भी अपना खाना लगा लेती हूँ। दिव्या रसोई में जाती है और एक एक करके सारे बर्तन खोलकर देखती है, लेकिन किसी भी बर्तन में खाना नहीं बचा था। अरे खाना ही नहीं बचा, सारा खाना खत्म हो गया। तभी दिव्या के कान में सास के हंसने की आवाज सुनाई देती है। अरे खाओ ना बेटा, 2 पूरी और खानी ही पड़ेगी। बुआ सच में मेरा पेट भर गया है, आपने बहुत सारा खाना परोस दिया थाल में। अरे देख तो कैसे दुबली होती जा रही है, अच्छे से खाया कर। है? कोई बात नहीं, अगर मैं ब्रेड जैम भी खा लूंगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा, बस पेट ही तो भरना है। दिव्या के लिए आधी कटोरी सब्जी और 2 पूरी बचाने की जगह उसकी सास अपनी भतीजियों की थालियों में जबरन खाना परोस रही थी। बाहर डाइनिंग टेबल पर होती बातें सुनकर दिव्या की आंखों से आंसू बह रहे थे। शायद यही तो अंतर होता है ना बहू और बेटी में। बेटी की भूख और तकलीफ तो सबको दिखाई देती है, लेकिन बहू के लिए कोई सहानुभूति नहीं। ऐसे ही नहीं एक लड़की पापा की परी से घर की गृहिणी बन जाती है। कविता, जैसा नाम वैसे ही गुण। कविता को कविताएं करने का बड़ा शौक था और ये सिलसिला शादी के बाद और तेज हो जाता है। लीजिए खाइए ये खाना, ले लेकर स्वादिष्ट जायके। और हाँ, याद रखिए मैं कल जाऊंगी अपने मायके। अरे हाँ 100 बार सुना दिया है मायके जाना है, पर थोड़े दिन हम भी आम जिंदगी जिए, वरना जब से तू बहू बनकर आई है लगता है घर नहीं किसी कवि सम्मेलन में बैठे हैं। दे रहे हैं वो दाद मेरी शायरी का, कभी हम उन्हें कभी हम अपने सूटकेस को देखते हैं। हाँ बहू, दाद ही दे रही हूँ, कभी तुझे तो कभी तेरी शायरी को। लेकिन सुन, जा जाकर तेरे ससुर जी के कमरे का ना एसी ऑन कर दे, वरना पता है ना चांद सी है सास मेरी, देती है शीतलता चांद के जैसी। मैं जा रही हूँ पापा जी के कमरे में ऑन करने एसी। बहू वहां से चली जाती है
सास सर पकड़कर बैठी होती है कि बेटा आ जाता है। क्या हो गया माँ, सब ठीक तो है? परेशान सी क्यों लग रही हो? अरे वो कहते हैं कि हम परेशान क्यों हैं? अरे जनाब। तभी बेटा माँ को बीच में रोक देता है। होल्ड ऑन माँ, होल्ड ऑन, क्या हो गया? अब प्लीज तू भी शुरू मत हो जाना। देखा, मैंने तो अभी पूरी शायरी की ही नहीं थी कि तुझे इतना बुरा लग गया। एक तेरी बीवी सारा दिन ऐसे ही कोड वर्ड में बात करती है, समझ में आ गया तो ठीक, नहीं तो राम भरोसे। अरे माँ, ये कला है उसकी, हर किसी के बस की बात नहीं है ये शायरी करना। तुझे तो खुश होना चाहिए। अरे जा बेटा जा, तेरा कवि सम्मेलन तेरा इंतजार कर रहा है, वहीं जाकर खुश हो। बेटा कमरे में जाता है। हम कर रहे हैं इंतजार उनके साथ की, एक वो है जो बिजी है करने में नौकरी 9 से 5 की। आय हाय, क्या रोमांटिक बात कही है। वाह जी वाह, बीवी होता तुम्हारे जैसी। कितना रस है तुम्हारी बोली में, भगवान ने एक ही पीस बनाया और डाल दिया मेरी झोली में। अरे वाह 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 वाह। सही पकड़े हैं। कहते हैं ना, भगवान ही जोड़ियां बनाता है। वैसी ही कुछ जोड़ी थी इन दोनों की, आपस में प्यार इतना कि कमी नजर ही नहीं आती थी। एक रोज, सुनो, मेरे बॉस के घर पार्टी है, हम लोगों को बुलाया है, चलोगी ना? क्यों नहीं, उन लोगों को बोलो ना मेरी शायरी का एक प्रोग्राम रख ले। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं, अच्छा ही तो है। कम से कम उन लोगों को फ्री में अपने मेहमानों के लिए कुछ एंटरटेनमेंट मिल जाएगा। अगले दिन पति बॉस से बात करता है। अब सर, एक बात कहनी थी। आपने मेरी शादी के बाद से ही मेरे अंदर बदलाव देखा ही होगा, जैसे कि मेरे बोलने का स्टाइल है ना, वो मेरी बीवी से आया है। वो क्या है ना, वो बहुत अच्छी शायरी और कविताएं करती हैं। अगली पार्टी में अगर आप उसका एक प्रोग्राम रख ले तो मजा ही आ जाएगा आपके मेहमानों को। अरे एक मिनट, पार्टी नहीं है मेरे घर में, मेरी दादी के देहांत का शांति पाठ है वहाँ वो। अरे ये तो बहुत ही अच्छा। मतलब मेरी दादी इस दुनिया में नहीं रही, कल उनको गए पूरे 10 साल हो जाएंगे। उन्हीं के लिए हम हर साल ये पाठ कराते हैं। पर कोई नहीं, तुम्हारी बीवी अगर इस मौके में कुछ। अरे कैसी बात करती सर, मेरी बीवी हर मौके को संभालने की काबिलियत रखती है। मैं बोल दूंगा सर, आप बिल्कुल चिंता न करें। अगले रोज सफेद कपड़ों में दोनों मियाँ बीवी सास के घर पहुंचते हैं, जहां बॉस की बीवी कहती है, अब हमारे बीच कविता भाभी दादी माँ को अपने ही अंदाज में श्रद्धांजलि देंगी। कविता सबके सामने खड़ी हो जाती है और शेखी बघाड़ती हुई कहती है, वैसे तो मैंने आज के दिन के लिए कुछ खास तैयार नहीं किया है, लेकिन आज दादी जी के लिए मैं चंद शब्द कहना चाहूंगी। तभी पति जोर से चिल्लाता है, इरशाद, वाह 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 वाह, इरशाद इरशाद। सभी रवि को देखते हैं कि ये क्या कर रहा है। रवि, माना बीवी की तारीफ करना फर्ज है, लेकिन ये नहीं कि तुम ये भी ना देखो कि मौका क्या है। अरे देशभक्ति गीत के माहौल में तुम अल्ताफ राजा के गाना क्यों बजवा रहे हो? अरे सर, अभी तो मेरी बीवी स्टेज पर आई है, समा तो अब बंधेगा। अर्ज है, दादी ओ दादी गौर फरमाइएगा, दादी ओ दादी तेरे जाने के गम ने हमें शराबी बना दिया, ऐसा किया जायदाद का बंटवारा कि मेरे पति के बॉस को कबाड़ी बना दिया। वाह 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 वाह। शौक सभा में आए सारे लोग बहू की तरफ देख रहे थे। तो गौर फरमाइएगा, एक और कविता हाजिर है दादी की याद में। अरे नहीं, बस भाभी जी, आज के लिए बस इतना ही। अच्छा, अब सभा को समाप्त किया जाता है। रवि, कल ऑफिस में मिलना। कविता घर आकर सास के सामने अपनी कविता की डिंगे मारती है। अरे क्या बताएं माँ जी, क्या समा बांधा मैंने, पूरी की पूरी महफिल शांत हो गई कि ये क्या सुना गई। अरे बड़े बड़े गजल गायक से लेकर लेखक भी समझ नहीं पाएंगे मेरी शायरी की गहराई को। माँ जी, ए जी जरा बताना तो अपनी माँ को। पति जो कि पत्नी का दीवाना था। हाँ हाँ माँ, अरे बॉस तो इतने खुश थे कि कल मुझे ऑफिस में स्पेशल मिलने के लिए कहा है। माँ समझ जाती है कि बेटे की नौकरी खतरे में है। वो मुस्कुराकर कहती है, बीवी की बेवकूफियों को कहने वाले झकास,
बेखबर है इस बात से कि कल लगने वाली है तेरी क्लास। वाह माँ जी वाह, मेरे साथ रह रहकर आप भी शेरो शायरी करने लगी। लेकिन भूलिए मत वो गहराई, वो फीलिंग हर किसी के शेर में नहीं होती। और होता भी यही है कि रवि की नौकरी खतरे में पड़ जाती है। बॉस उसे डांट कर घर भेज देता है। माँ, आज बॉस ने बिना बात के डांटा, क्या करूं मैं? कविता की शेरो शायरी करने की आदत को कैसे छुड़वाऊं? वरना इस बार तो नौकरी बच गई पर अब नहीं बचेगी। चल ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ कि कविता की कविता में किसी तरह ब्रेक लगा सकूं। अरे बहू, वो दैनिक कानपुरी वाले कवि सम्मेलन करवा रहे हैं, बोल तो तेरा नाम भर दूं। ससुर जी की शेरों जैसी है मूछ, नेकी और पूछ पूछ। अरे जल्दी करिए माँ जी। बस बस, ये जो मूछ और पूछ वाला शेर है ना, वहाँ एक बार बोल देना, तेरी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। शरारती माँ जी, पसंद आ गया ना ये ससुर जी की मूछ वाला शेर? अरे माँ जी विश्वास मानिए, कोई मेहनत नहीं की थी इसे बनाने के लिए मैंने, बस अभी अभी खुद ही लिखा मन में और बोल दिया। कमाल था ना? सास मन ही मन मुस्कुराती है और सोचती है, बेटा बस एक बार कवि सम्मेलन में स्टेज संभाल ले, फिर जो टमाटर और अंडे की बारिश होगी ना, सब खुद ही भूल जाएगी। लेकिन होता क्या है खुद देखिए। कवि सम्मेलन का स्टेज और बहू माइक पर। वो कहते हैं साइकिल तोड़ो वायरस भाग जाएगा। अरे जरा वाह वाह तो करिए। वो कहते हैं साइकिल तोड़िए वायरस भाग जाएगा। साइकिल तोड़ के बैठे हैं हम, अब कहते हैं कि चेन तोड़ना था। वाह 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 वाह। बस फिर क्या था, जैसा कि सास ने सोचा था, अंडे और टमाटर की जो बरसात होती है, बहू भागकर घर पहुंचती है। माँ जी, हम तो आज के बाद भूलकर भी शेर नहीं बोलेंगे कभी। अरे अरे क्यों बहू, क्या हो गया? बहू सास को सारी बात बता देती है। वो करती रहती थी अपनी मर्जी, ले आती 2-4 टमाटर तो बन जाती टमाटर की सब्जी। वाह 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 वाह, क्या बात कही मैंने।